42 इयर्स की उम्र में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उस समय मैं मात्र 3.5 साल की थी। मेरी माँ को बहुत सारे तरफ से एक एडवाइस आया, बेटियों को पढ़ा रही हो, गोईठा में घी सुखा रही हो। मेरा एजुकेशन ही मेरा सहारा था। जब मैं दिल्ली आई, सभी लोग इंग्लिश सीखना चाहते थे, लेकिन इंग्लिश कहाँ से सीखे और कैसे सीखे उन्हें समझ में नहीं आता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखती हूँ मैं कि अंदर जाऊंगा, वो इंग्लिश में शुरू हो गया, उसके बाद क्या होगा, पसीने छूटने लगते हैं ये सोच के। आप इंग्लिश सीखने में 3 चीज की बहुत बहुत जरूरत है। और मेरा एक और सजेशन मानो, बाद में शायद मुझे थैंक्स बोलोगे आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतू सिंह है और आज मैं जोश टॉक में हूँ। बचपन की अगर मैं अपनी याद बताऊं आपको, जब मैं पैदा हुई हूं तो उस समय घर की फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी थी। बचपन बिल्कुल मस्त बीत रहा था। मैं भी बहुत अच्छे स्कूल में, जो सबसे अच्छा स्कूल था गिरिडीह का। गिरिडीह एक शहर है झारखंड में, जो पहले बिहार में था। तो वहाँ पे मैं पढ़ रही थी और मैं ही नहीं, मेरी सभी बहनें पढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना हुई घर पे कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। 42 इयर्स की उम्र में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उस समय मैं मात्र 3.5 साल की थी। उस समय मेरे भैया 18 साल के थे। उन्होंने काम संभाला मेरे फादर का। बिल्कुल कच्ची उम्र, एक्सपीरियंस नहीं, गलतियां तो उनसे होती ही। समाज में लोग आपके लिए कुछ करते नहीं हैं, लेकिन आपको उपदेश जरूर देंगे। इसलिए याद रखना, सुनो सबकी, करो मन की। मेरी माँ को बहुत सारे तरफ से एक एडवाइस आया कि बेटियों को आप कार्मल स्कूल में पढ़ा रही हो, गर्ल्स स्कूल भी तो ठीक पढ़ाता है, वहाँ डालो ना। बेटियों को पढ़ा रही हो, गोईठा में घी सुखा रही हो। गोईठा हमारे तरफ वो गोबर के उपलों को कहते हैं, जो आप जानते हो, जिस पे रोटियाँ सेकी जाती है। तो उनका कहना था गोईठा पे घी सुखा रहे हो आप। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, बेटियों को मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि बेटियां जब जाती है दहेज लेकर, वो दहेज ससुराल वालों के लिए होता है। मैं बेटी को क्या दे रही हूं, बेटियों की किस्मत में क्या लिखा है कुछ पता नहीं। इसलिए कम से कम मैं आप सबको जरूर सजेस्ट करूंगी, बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि मेरा एजुकेशन ही मेरा सहारा था। जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली मेरे आने का रीज़न था कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती थी और मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी कि मैं करूँगी लाइफ में क्या करूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं LLB करूँ। दिल्ली में कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने LLB किया। लेकिन आप सब जितने भी यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट्स होंगे, उनको एक चीज़ अच्छे से पता होगा कि जब आप लॉ ग्रेजुएट होते हो और आप जब बहुत खुश हो के कोर्ट जाते हो, तो आपको सीनियर्स मिलते हैं जो आपको बहुत कम पे करेंगे, लेकिन बहुत कुछ सिखाएंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कुछ भी आमदनी नहीं हो तो जिनका अपना घर है, जो यहाँ पे सेटल्ड है, उनके लिए कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी इश्यू होती है कि हम अपना घर खर्च कैसे चलाएं। दिल्ली में रहने में ही इतना खर्च है जितना कि हमारे तरफ झारखंड और बिहार में एक मिडिल क्लास फैमिली का इनकम होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्योंकि अपना खर्च निकालने के लिए 10-12 हज़ार रुपया तो कमाना ज़रूरी था। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो शुरू में तो घूम घूम के ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। बसों में धक्के खाते थे। उस समय मेट्रो नहीं था। आजकल तो मेट्रो में आप लोग बिल्कुल AC में सफ़र करते हैं। पहले हम DTC बस और ब्लू लाइन बसेस में सफ़र करते थे। ब्लू लाइन बसेस आगे बढ़ती ही नहीं थी, DTC बसेस कहीं रुकती नहीं थी, उनको पकड़ने के लिए दौड़ के पकड़ना पड़ता था। बड़ी अस्त व्यस्त सी जिंदगी चल रही थी। जब मैं पढ़ाने गई तो मैंने एक चीज़ मार्क किया कि बच्चों के साथ साथ बच्चे की मम्मी भी इंग्लिश सीखना चाहती है। मैडम, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहती है? मैं किटी पार्टी में जाती हूँ, वहाँ पे मेरे पहनावे देखकर और मुझे देख के सबको लगता है मैं अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, और जब सामने से कोई बोलता है तो फिर मेरा पूरा का पूरा मूड ख़राब हो जाता है। मैम, मुझे भी इंग्लिश सीखना है। तो मैंने ये पाया कि इंग्लिश, चाहे बच्चे हो, बच्चे की मम्मी हो या बच्चे के पापा हो, कभी कभी उनके पापा से भी इंटरेक्शन होती थी। तो बिजनेस में भी एक तरह से रुकावट था इंग्लिश। लेकिन मैंने एक चीज पाया बेटा, आप लोग को सबको मैं बता दूं फ्रैंकली, एक चीज पाया कि सभी लोग इंग्लिश सीखना चाहते थे, लेकिन इंग्लिश कहां से सीखे और कैसे सीखे उन्हें समझ में नहीं आता था। एक दिन बाय चांस, किस्मत में बहुत कुछ होता है ना, लिखा रहता है,
बाई चांस अपने सीनियर के साथ मैं मुखर्जी नगर आई। मुखर्जी नगर में मैंने देखा कि यहाँ पे तो सब जगह पे सिर्फ आईएएस पीसीएस और डिफरेंट नाम के इंस्टीट्यूट से, और सारे नाम के बीच में मुझे लगा कि यार मैं भी खोल सकती हूँ यहाँ पे। कुछ एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि गिरिडीह में जब मैं 12th पास करके गिरिडीह गई थी तो मैंने वहाँ पे ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया था, और फिर मैंने वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर खोला था जिसका नाम मैंने रखा था पैरामाउंट कोचिंग सेंटर। काफ़ी अच्छा चला था, तो मैंने सोचा चलो यही नाम अगर मुझे सूट करता है तो चलते हैं, इसी नाम से खोलते हैं। तो लोगों ने समझाया भी कि भाई यहाँ पे हिंदी नाम चलते हैं, जैसे ध्येय है, आस्था है, तो इस तरह का कुछ नाम आप रखिए। और उस समय ज्योति आईएएस एंड डिफरेंट थे जो हिंदी नाम थे। उन्होंने कहा ये क्या नाम है पैरामाउंट कोचिंग सेंटर। मैंने कहा भाई ये नाम मुझे सूट करता है, मैं यही नाम रखूँगी। मैंने पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में जो पहला बैच मेरा बना था सिर्फ 4 बच्चे थे, क्योंकि मेरा क्लास ही शुरू हुआ स्पोकन से, और धीरे धीरे यही 4 से 8, 8 से 18, और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कुछ सालों में ही एक ऐसा समय आया जब मुझे बत्रा सिनेमा, जो एक सिनेमा हॉल था, वो मुझे लेना पड़ा, क्योंकि एक समय पे 3000 बच्चे को मैं पढ़ाती थी। पैरामाउंट जिसको मैंने 4 बच्चों से शुरू किया था, वो 4-5 साल के अंदर ही 200 करोड़ टर्नओवर की कंपनी बन चुकी थी। और कुछ ऐसी परिस्थितियां आई 2014-15 में जो मैं कभी और डिस्कस करूंगी, क्योंकि वो बहुत लंबी कहानी है, कि मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, और जिस कंपनी को मैंने अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया था उसको मैंने छोड़ दिया और मैंने केडी कैंपस शुरू कर लिया। और विद इन 3 to 4 years मैंने केडी कैंपस को उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि आज लोग अगर मुखर्जी नगर आते हैं तो उनका फर्स्ट चॉइस केडी कैंपस होता है। लेकिन इसके बाद आपको सबको पता है लॉकडाउन हुआ, सारे सेंटर्स बंद, सब कुछ बंद, और कोचिंग सेंटर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये सबसे पहले बंद होते हैं, सबसे बाद में खुलते हैं। तो मैंने सोचा अब क्या करें, सब कुछ बंद। लेकिन लाइफ में बेटा याद रखना, अगर आपने स्ट्रगल किया है तो आप कभी हार नहीं मानोगे। अगर आपको विरासत में मिला है तो शायद सब कुछ लुटा के आप बैठ जाओगे। मैंने स्ट्रगल किया था तो मैंने हार नहीं मानी। मैंने शुरुआत कर दिया केडी लाइव, और केडी लाइव में मैंने फिर से वहीं स्पोकन इंग्लिश, स्पेशल इंग्लिश, सब कुछ शुरुआत कर दिया। और मैंने एक चीज़ पाया कि आज भी बच्चे 2 कैटेगरी के होते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। एक होते हैं जो बोलचाल की भाषा को सीखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए ध्यान रखना स्पोकन इंग्लिश वाले, प्लीज़ आप जो इंग्लिश एग्जाम्स में आते हैं उनमें मत फंस जाना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखती हूँ मैं, वो कहते हैं मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, इंग्लिश में क्या सीखेंगे, तो वो वोकैबुलरी डिक्शनरी उठाएंगे। डिक्शनरी में ए से बी तक पहुँचते पहुँचते उनका सारा का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इतने सारे वोकैबुलरीज कैसे याद करें। आपका अपना एक समाज होता है, आपका अपना एक दायरा है, आपका परिवार है, आपके फ्रेंड्स है, और आपका एक ऑफिस है, आपका एक सर्कल है। बस उसी में जो वोकैबुलरी की ज़रूरत है आप वही सीखो ना। इंग्लिश सीखने में 3 चीज़ की बहुत बहुत ज़रूरत है। पहला ग्रामर। अब आप कहोगे कि ग्रामर क्यों सीखे मैम, हम हिंदी सीखते हैं, हमने ग्रामर कहाँ सीखा। आपने सीखा है, आपको पता नहीं चला। आपके आसपास सब जगह पे वो वोकैबुलरी था, आसपास सब जगह वो ग्रामर था। आपको एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके परिवार में था। जब आप छोटे बच्चे थे, आपको प्यास लगती थी, आप कहते थे मम, आपको पानी बोलना भी नहीं आता था। आपकी माँ को आपने वो लैंग्वेज में कन्वे कर दिया कि आपको पानी चाहिए। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको एग्जैक्ट वर्ड पता चला, पानी, और उसके बाद फिर आपने कहा पानी चाहिए। यानी आपने ग्रामर और वोकैबुलरी कंबाइन कर लिया क्योंकि आपने वो सीख लिया। अब लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले आप ये तो देखो कि जरूरी क्या है। आपको अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना है, सिर्फ टेंस, सिर्फ वॉइस और थोड़ा मॉडल्स, और वॉइस भी बाद में। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब करना शुरू करते हैं जब एक एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं तब।
यानी शुरुआत में आपको सिर्फ टेंस और मॉडल से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख जाओगे और फिर आपको वो वोकैबुलरीज की जरूरत है जो आप अपने आसपास के साथ लोगों में जो आप बात करते हो उनके साथ आपकी जो जरूरत है, बस अब वो चाहिए आपको। कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं मैम मैं जब इंग्लिश बोलता हूं तो लोग मेरे पर हंसते हैं। यार भगवान ने आपको दो कान दिए हैं और दोनों एक लाइन में पैरेलल दिया है, बिल्कुल आप देखोगे दोनों एक बिल्कुल अलाइनमेंट में। क्यों? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, ठीक है? ये थोड़ी कि दोनों कान से सुनो और दिमाग में बिठा के रखो। कुछ लोग होते ही हैं सिर्फ बोलने के लिए और हंसने के लिए, लेकिन वही लोग आप पर जो आपको कह रहे हैं आज कि क्यों कर रहे हो, अरे यार क्यों मजाक उड़वा रहे हो, क्यों कर रहे हो, कल वही पूछेंगे कैसे किया। तो इसीलिए कॉन्फिडेंटली सबसे पहले ग्रामर का बहुत थोड़ा पोर्शन, वोकैब जो आपके समाज में आपके साथ जो बात करते हैं उसकी जो ज़रूरत है आपको, और तीसरा कॉन्फिडेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कितना सीखना है और कौन सी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है। आप अननेसेसरली चीज़ों में फंसते हो, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, बाद में आपका इंटरेस्ट खत्म होता है। आप अगर आप सीखोगे आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता था, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेरे से कैसे बन गया। बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स, और उसके साथ ढेर सारा वोकैब जो आपके लिए ज़रूरी है। बस यही तो है इंग्लिश। और इंग्लिश जब आप बोलते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए आता है क्योंकि आपके दिमाग में वो नहीं चलता रहता कि अंदर जाऊंगा, वो इंग्लिश में शुरू हो गया उसके बाद क्या होगा, पसीने छूटने लगते हैं ये सोच के। आपको याद रखना इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से आप अपने दिल से दिल की बात करते हो, इसीलिए इसे लैंग्वेज की तरह सीखो। यानी जो मन में आ रहा है उसको बोलने की कोशिश करो। और मेरा एक और सजेशन मानो, बाद में शायद मुझे थैंक्स बोलोगे आप, कि आज से जो भी सोचो या किसी को कुछ बोला आपने, फिर सोचो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते। लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब सोचोगे तब बोलोगे, लिखोगे, ट्रांसलेट करते रहोगे बैठ के, तो फिर आपका दिमाग उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा कि पहले मैं ट्रांसलेशन करूं और उसके बाद वो सेंटेंस बनाऊं ना। सिर्फ सोचो कि अगर ये सेंटेंस मैं इंग्लिश में बोलता तो कैसे बोलता। आपका दिमाग धीरे धीरे एडजस्ट करने लगेगा उस तरीके से सोचने में। हमारे क्षेत्र के कुछ लोग होंगे यहाँ पे, मैं झारखंड से हूँ, बिहार, झारखंड, यूपी वाले। एक बार एक टीचर ने मुझे कहा मैम आज क्लास में मैं पजल कराऊंगा। मैंने कहा पजल नहीं सर, पजल होता है, जा नहीं। अरे मैडम हम तो बिहार के हैं। भाई मैं भी बिहार से हूँ, जब मैं आई थी दिल्ली उस समय झारखंड बिहार में ही था। ये एक्सक्यूज नहीं है। आप अपना मदर टंग इन्फ्लुएंस इंग्लिश में मत डालिए, और ये भी मत सोचिए पहले मैं बोलने लगूंगा फिर ठीक होगा। बाद में ठीक होना ज़्यादा मुश्किल है ना। स और श का प्रोनाउंसिएशन सही करो। आप कहोगे नहीं हम हिंदी भाषी है, बेटा आप हिंदी भाषी नहीं हो, आप हिंदी भाषी हो। हिंदी में तो और दिक्कत है, उसमें 3 स है ना। इंग्लिश में तो सिर्फ 2 श बोल रही हूं मैं, एक सा एक श, ज़्यादा कहाँ मांग रही। और ज और ज डिफरेंस है, इसीलिए ये थोड़ा सा मदर टंग इन्फ्लुएंस को भी अलग हटा के वो पढ़िए, वो सीखिए जो आपको अपने स्पोकन में हेल्प करेगा। लाइफ स्ट्रगल है, कहाँ तक भागोगे? विदेश सरकार पकड़ के ले आएगी। और कहाँ जाओगे? मर जाओगे, मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। यार किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अपने परिवार को पड़ेगा, लेकिन वो भी शर्मिंदा होंगे और वो भी इस बात का जिक्र नहीं करना चाहेंगे कि मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मैडम बिल्कुल लग रहा है कि अब मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने कहा हुआ क्या? मैम 3rd अटेम्प्ट था, मेरा नहीं हुआ। मेरा बहुत मर्जी था, बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं इंस्पेक्टर की वर्दी पहनूं। हम लोग ठीक है मर जाऊं, उसके बाद भी नहीं हुआ तो? मैम उसके बाद क्या जरूरी है इंस्पेक्टर बनने का, मर गया तो? मैंने कहा तो उसके पहले क्या जरूरी है तुम्हें? लाइफ है, अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालेगी, आप उसको डायरेक्ट मत करो। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, मेहनत करो। अगर अपनी मर्जी का हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा, क्योंकि मैंने भी पीओ की तैयारी की थी, नहीं हुआ और अच्छा हुआ। ना लड़ पाओगे मुझसे, बला की पाई हूं तकदीर, माथे के पसीने से खींची है हाथों की लकीर। थैंक यू।
उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।